नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरक्षण हमारे समाज में इस सोच के साथ दिया गया था, इस तरह से इसे लागू किया गया था कि वे लोग जो कि ऐतिहासिक रूप से समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, पिछड़ गए हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए और फिर समाज में एक तरह से कह सकते हैं समता मूलक सिद्धांत को लागू किया जा सके, समावेशी विकास की अवधारणा को पुष्ट किया जा सके। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे अफर्मेटिव एक्शन के रूप में हमारे संविधान में रखा था। लेकिन समय समय पर इस पर डिबेट होता रहा, रिव्यू की बात की गई, आगे चल कर के जैसे कि आप जानते हैं संविधान में शुरुआती तौर पर एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन समय के साथ कहा गया कि अदर बैकवर्ड क्लास की भी लिस्ट तैयार की जाए, ये पता किया जाए कि कितने बैकवर्ड क्लास हैं, वो कास्ट के आधार पर होंगे और फिर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कितने आरक्षण देने चाहिए, यानी कि कितने परसेंट का आरक्षण मिलना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के डिबेट किया गया, जिसकी चर्चा आप मंडल कमीशन में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा आई और वो खास करके मंडल कमीशन के साथ ही आगे बढ़ता है। अभी हम चर्चा करेंगे उसके इस पर, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से आरक्षण का इशू जो है एससी एसटी समुदाय के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके अगर देखेंगे तो ये न्यायालय के माध्यम से किया जा रहा है। इससे पहले भी अगर आपको ध्यान होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी समुदाय में क्लासिफिकेशन किया था। यानी कि आप कह सकते हैं कोटा के अंदर कोटा की बात की गई थी रिजर्वेशन को लेकर के। और अब ये डिबेट किया जा रहा है, पिछले कुछ समय से लगातार कोर्ट में मामला चल भी रहा है कि क्या ये जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है, इसे एससी एसटी में लागू किया जा सकता है? क्या एससी एसटी में इसको भी क्रीमी लेयर के दायरे में लाना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं साथियों कि क्रीमी लेयर का जो बहस है ना, वह ओबीसी पर फिट बैठता है। यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की जब बात की जाती है तो वहां क्रीमी लेयर की अवधारणा है। और ये अवधारणा है कि 8 लाख तक रखा गया। हालांकि इससे पहले जो है, जब एक तरह से आय को, इनकम को आधार बनाया गया, उस वक्त से 8 लाख रखा गया। इससे पहले जब मामला था तब एक तरह से ये देखा जाता था कि आप कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति क्या है। अगर क्लास 1 2 सर्विस में कोई व्यक्ति चले गए तो उनके बच्चों को फिर उसका लाभ नहीं मिलता था। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा बदलती गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक और निर्णय में देखेंगे तो उसमें जो आय की स्थिति को तो लेकर के बात किया ही, ऊपर से यह भी कहा कि सामाजिक स्थिति भी हम देख सकते हैं। तो अलग अलग केस में कुछ अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान दिलाऊंगा, ये जो आपको पता होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, ये जनरल के जो लोग होते हैं उनके अंतर्गत ये दिया गया 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगर यहाँ ठीक से समझेंगे तो यहाँ भी एक तरह से आपको समझ में आएगा कि आय के आधार पर तय किया गया है निर्धारण। तो आप कह सकते हैं कि क्रीमी लेयर यहाँ भी है, कह सकते हैं, फिर से मैं कह रहा हूं इसमें भी 8 लाख की अवधारणा की गई। यानी कि आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है तो आप आर्थिक रूप से कमजोर माने जाएंगे और फिर आपको ये 10% आरक्षण लेने का हक होगा। ठीक है, ऐसा है ओबीसी के अंतर्गत भी किया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या एससी एसटी के अंतर्गत भी किया जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक क्या है कि एससी एसटी के अंतर्गत कोई व्यक्ति हैं जिनका अगर देखा जाए वार्षिक आमदनी अगर 20 लाख है, 20 लाख है, इसके बावजूद भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, रिजर्वेशन का लाभ वो लेते हैं। तो अब यही बात की जा रही है कि क्या इसमें भी क्रीमी लेयर तय कर दी जाए, जैसे कि 8 लाख इधर है वैसा कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जिनकी आमदनी अधिक होगा, इससे जो भी क्रीमी लेयर के दर तय किया जाता है आय, अब वो 8 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, तो उससे ऊपर जिनकी आमदनी होगी उन्हें फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यदि वो एससी एसटी में ही क्यों ना आए। ये बात यहाँ पर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर बहुत सारे केसेस हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ केस को हम रेफरेंस के तौर पर आज बात करते हुए नजर आएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना सही रहेगा। तो कुल मिलाकर के लगातार ये डिबेट जो है अब एक तरह से आगे बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में, न्यायालय के माध्यम से भी जाता जा रहा है। और खास करके आप देखेंगे एससी एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर को लेकर के बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं यह दायर हुआ है और ये जो नई याचिका आया है पीएल के माध्यम से, इसका आधार रखा गया है। आधार क्या, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज दविंदर सिंह 2024 का जो फैसला है उसको बेस में रखा गया है। तमाम चीजों को विस्तार से अब समझते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम क्रीमी लेयर की अवधारणा को समझ ले, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर तो आखिर ये है क्या, है ना। तो समझिए क्रीमी लेयर होता क्या है। अब देखिए क्रीमी लेयर जो है ना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पिछड़े वर्गों के भीतर जब मंडल कमीशन की बात की गई थी, उसके बाद जो
27% आरक्षण दिया गया और बहुत सारे विवाद आए। तो इसके अंतर्गत कहा गया तो ये जो बैकवर्ड क्लास हैं या अदर बैकवर्ड क्लास हैं, इसमें किन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और किन को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये तय कर लिया जाए। तो इसे तय करने को लेकर के एक शब्द चर्चा में आया जिसको क्रीमी लेयर कहा गया। अब इसको डिफाइन करके कहा गया कि इसके यही जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके भीतर कोई ऐसा समुदाय है, कोई ऐसा कास्ट है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत संपन्न लोगों में आता है, यानी कि उनकी स्थिति समाज में बेहतर है, वो बैकवर्ड क्लास में जाति के आधार पर, लेकिन फिर भी सामाजिक और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति बेहतर है। इस कंडीशन में ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए जिन्हें समाज में पर्याप्त अवसर मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। और उसी समुदाय के पिछड़े वर्ग में भी बाकी लोग जो हैं, जो कि सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़े हैं, जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता वाकई है, तो आरक्षण का जो मुख्य ध्येय है, मुख्य लाभ है, उन तक पहुंचने दिया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के क्रीमी लेयर का अवधारणा सामने आया और यह सिद्धांत जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग पर अभी तक लागू होता रहा है और एससी एसटी पर फिलहाल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि 20 लाख आमदनी ही क्यों ना एससी एसटी समुदाय में किसी व्यक्ति का हो जाए, फिर भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन ओबीसी के अंतर्गत ये मामला नहीं है। तो क्रीमी लेयर क्या है? देखिए 1992 का आपको मसला याद होगा, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस बहुत ही एक तरह से कहा जाए लैंडमार्क डिसीजन है भारत के सुप्रीम कोर्ट का, और आप निश्चित तौर पर इसको पढ़ते भी होंगे। कई बार यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी पूछा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। खास करके जब आरक्षण की जो अपर एक लिमिट कह सकते हैं, जिसमें एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैक्सिमम आरक्षण कितना होना चाहिए, 50%, यानी कि आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये मामला कहाँ आया था? 1992 के इंदिरा साहनी केस में ही यह मामला चर्चा में आया था। हालांकि आगे देखेंगे जब 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, तो ये कुल मिलकर के आप देखेंगे कि 60%, अप्रोक्स 60% है, 59.5% वैसे एग्जैक्ट है, तो 60% के आसपास ये आरक्षण का मामला पहुंच गया। तो जब ये ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, उसी समय ये केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और उसी के अंतर्गत फैसले के बाद क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू किया गया और इसमें कहा गया था कि ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ किसे नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें ही तय किया गया था कि 8 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले लोगों को और उनके जो बच्चे हैं उनको इस आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। शुरुआत कहां से हुई? क्रीमी लेयर का सिद्धांत अगर देखा जाए, पहली बार जैसा कि चर्चा किया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, यानी कि मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया था। लेकिन मंडल कमीशन का रिपोर्ट देखेंगे तो 80 के दशक में ही आ गया था, लेकिन लंबे समय तक उस रिपोर्ट पर काम नहीं किया गया किसी भी सरकार के द्वारा। तो वो तकरीबन एक दशक बाद जो है उसको लागू किया गया और लागू करते ही आप जानते हैं कि पूरे देश में हंगामा मच गया। लाखों लोग जो है आगजनी पर उतर आए थे, हड़ताल हुआ था, कुछ लोगों ने खुद को जिंदा जला लिया। तो देश में स्थिति उस वक्त देखा जाए 90 के दशक में बहुत भयानक हो गया था, 90 के एकदम शुरुआत में। और उस वक्त ही ये केस भी सामने आया था, इंदिरा साहनी केस आया था और बहुत निर्णायक जजमेंट इसे भारत के न्यायपालिका के तौर पर माना जाता है। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखिए ओबीसी रिजर्वेशन जो है वह वैध है। पहली बात तो यह है कि इसको चैलेंज किया गया, जो 27% कहा गया मंडल कमीशन के द्वारा सिफारिश करके कि 27% आरक्षण दीजिए अदर बैकवर्ड कास्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण वैध है, इसको हम हटा नहीं रहे। तो पहली बात तो यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया और उसमें कहा कि देखिए हम इसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा को शामिल रख कर रहे हैं, यानी कि जो वास्तविक में जरूरतमंद नहीं है उनको इस आरक्षण से बाहर किया जा रहा है और ओबीसी क्लास में ही जो बाकी लोग आरक्षण का लाभ लेने के पात्र हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाकई अच्छी नहीं है, उन तक ये आरक्षण पहुंचने दिया जाए। वहीं से क्रीमी लेयर की अवधारणा निकल करके आगे आया। अब इसको मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि क्रीमी लेयर तय होने का एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानदंड बदलता रहा है थोड़ा बहुत। तो शुरुआत में कैसे लागू हुआ था? 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि ओएम में क्रीमी लेयर की पहचान किस तरह से किया गया? तो वह सोशल स्टेटस के रूप में देखा गया, यानी कि किसी भी जाति के लोगों का सामाजिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर यह तय किया गया कि क्रीमी लेयर वो है या नहीं है, यानी कि आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। तो क्या स्थिति था? सामाजिक स्थिति, ना कि आय की स्थिति। लेकिन समय के साथ क्या हुआ
कि इसमें आय को इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि हालांकि अगर सामाजिक स्थिति की चर्चा करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं, है ना, ये पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है और इनके पेरेंट हैं एक्स वाई, ठीक, और ये बन गए हैं आईएएस ऑफिसर, तो इनकी सामाजिक स्थिति निश्चित तौर पर बेहतर होगा, ठीक है, तो इनको फिर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये आ रहे हैं ओबीसी से ही, लेकिन क्रीमी लेयर अवधारणा के अंतर्गत सामाजिक स्थिति इनकी बेहतर है, इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ये आरक्षण यहां पर नहीं ले सकते। तो ये शुरुआत में अवधारणा था, ठीक है, समय के साथ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया, यानी कि सामाजिक स्थिति से आय पर आ गया, केंद्रित हुआ, शिफ्ट हुआ इनकम को लेकर के, और इसमें बदलाव क्या आया कि ये आय केंद्रित होता चला गया। 2004 के एक स्पष्टीकरण ने वेतन को प्रमुख आधार बनाया और आय में भी सैलरी को कर दिया गया। आप ये बात समझते हैं ना कि सैलरी एक अलग चीज है, इकोनॉमी आपने पढ़ा ही होगा, तो सैलरी जो है वह एक अलग बात है और इनकम वह एक अलग मुद्दा है। तो सैलरी और इनकम में डिफरेंस है, ठीक है, सैलरी मतलब हुआ कि कोई भी आप काम करते हैं, सरकार या निजी क्षेत्र जहां भी, आपको उस काम के बदले कितना मासिक पैसा मिलता है, वेतन कितना मिलता है, वो आपकी सैलरी हो गया। लेकिन जब इनकम की बात करेंगे, ये एक बड़ा सेट है ना, एक बड़ा अम्ब्रेला है, इसमें सैलरी तो इंक्लूड होता ही है इनकम में, इसके अलावा बाकी चीजें भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने घर रेंट पर लगा रखा होगा, आपके पास किसी भी रिसर्च पेपर का कॉपीराइट होगा, वहां से पैसा आ रहा होगा, रॉयल्टी आ रहा होगा, आपके पास दुकान होगा, कुछ बिजनेस होगा, यानी कि ओवरऑल जहां जहां से आपकी आमदनी हो रही है, ये सब ऐड होकर के इनकम में आ जाएगा, ठीक है। तो सैलरी इनकम का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या किया गया 2004 में, वेतन को आधार बना दिया गया, आय केंद्र में भी आय को तो केंद्रित किया गया है कि पैसा कितना कमाते हैं, और उसमें भी वेतन को आधार बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नंदन 2025 में इसको लेकर के थोड़ी और स्पष्टता की, और इसमें कहा गया आय से, यानी कि केवल आय से क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकती, पुराने सामाजिक स्थिति आधारित दृष्टिकोण को भी महत्व दिया जाना चाहिए। पुराना कौन था, वही वाला कि किसी के पेरेंट्स मान लेते हैं आईएएस ऑफिसर हो गए, तो उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई ना, और बाद में जब यहां पर देखेंगे 2004 में जो हुआ वेतन वाले, लेकिन 25 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक काम कीजिए, दोनों चीजों को मिक्स करके देखिए। लेकिन आज भी अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आय वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, 8 लाख वाला जो कैप है वही देखा जाता है ना। अब देखिए क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण, इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि एक बात यहां पर समझते हैं, एससी एसटी को लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन की बात कर दिया, है ना, ये एससी एसटी समुदाय में किया गया। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए अभी तक हम ये मान के चलते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने का पहला भी एक डिसीजन इस पर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि इसमें हम यहाँ पर उप वर्गीकरण नहीं करेंगे। क्यों नहीं उप वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि एससी एसटी समुदाय में समानता देखने को मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एससी एसटी समुदाय में जितने लोग हैं सभी सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, सभी की शैक्षणिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और आय की स्थिति भी बेहतर नहीं है, तो इस सेट में जितने लोग भी आ रहे हैं सबकी स्थिति खराब ही है, इसीलिए इसमें उपवर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक डिसीजन ये था, लेकिन समय के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से बदलता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले समय में जो एक निर्णय आया उसके अंतर्गत कहा गया कि आप इसमें सब क्लासिफिकेशन कर दीजिए, यानी कि एससी एसटी समुदाय के ही लोग हैं और ये कास्ट ए हैं, ये कास्ट बी हैं, ये कास्ट सी हैं, ये कास्ट डी हैं, या कास्ट का आप समूह बना लीजिए, ठीक है, और इसके अंतर्गत आरक्षण की प्रावधान कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं एससी के अंतर्गत आपने कहा कि 15% रिजर्वेशन मिलता है, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, और इसके अंदर अभी एसटी को छोड़ दीजिए, एसटी का अगर देखेंगे तो 7.5% रिजर्वेशन है राष्ट्रीय स्तर पर, तो एससी का भी आपने देखा 15%, और ये सारे कास्ट का समूह हम बना लेते हैं, किसका हो गया कि एससी का हो गया। अब ए समूह जो है इसमें हमने रखा है कि 15 कास्ट हो सकते हैं इसमें किसी भी राज्य में। अभी जैसे आपने देखा होगा कई कर्नाटक में भी ये चीज शुरू हुआ है, कई और राज्य इसको लागू करते हुए नजर आ रहे हैं।
इसमें हमने 10 कास्ट रख लिया, इसमें हमने मान लीजिए कि 20 कास्ट रख लिया और इसमें हमने जो है यहाँ पर 17 कास्ट रख लिया। तो कुल मिलाकर के कास्ट के हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया कि ये जो 10 कास्ट 15 कास्ट हैं इनकी स्थिति ज्यादा अच्छे है, एससी एसटी के अंतर्गत ही, एससी के अंतर्गत ही, तो इनको ए समूह में डाल दिया। इनकी स्थिति अपेक्षाकृत इनसे कमतर है तो इनको बी में, इनका और कमतर है 20 कास्ट का तो सी में, 17 कास्ट ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खराब है एससी के अंतर्गत ही, तो इनको डी में डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप वर्गीकरण हो गया है, यानी कि उप वर्गीकरण आप कर सकते हैं, तो उसके आधार पर आपने क्या किया कि ये जो 15% रिजर्वेशन है इसको आपने इस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये है एससी समुदाय का है, ठीक से समझिएगा, लेकिन आपने इसको इसमें बांट दिया। आपने कहा कि भाई साहब आपकी स्थिति ज्यादा अच्छी है ना, तो आपको हम 3% रिजर्वेशन देंगे, और इनको आपने कहा कि आपकी स्थिति जो है उनसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये है थोड़ा सा कम है, तो आपको 5%, है ना। ऐसे ही आपने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 6% इनको रख दिया, और कास्ट के नंबर भी आपको देखने होंगे, तो 5 3 8 और 6 14 हो गया, इसको थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि 1% रिजर्वेशन देना ठीक नहीं रहेगा, 20 कास्ट है ना। तो यहाँ पर आप 5 3 8 और 3 कितने हो गए 11, और बच गए आपके पास 5%, तो 4% रिजर्वेशन आपने यहाँ कर दिया। ये मान के हम चल रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब क्या हुआ, ये जो 15 कास्ट है इन 15 कास्ट को 3% रिजर्वेशन में लाभ मिलेगा। ये जो 10 कास्ट है इनको 5% के आधार पे, ये जो 20 है इनको 3%, ये जो 17 है इनको 4%। ओवरऑल एससी का अभी भी 15% रिजर्वेशन जो है वो बरकरार है। ये क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि आप देखेंगे अगर सब क्लासिफिकेशन होगा तो होता क्या है कि शुरुआत के, है ना, कुछ जातियां इसमें है जो पूरी तरह से आरक्षण का लाभ ले जाती है, और नीचे के जो एससी समुदाय एसटी समुदाय की जातियां हैं वहां तक इस आरक्षण का लाभ आ ही नहीं पाता है। तो इनकी स्थिति ऐतिहासिक तौर पर इतने वर्षों तक आरक्षण मिलने के बाद स्थिति खराब ही रहा, और ये जो है स्थिति इनकी बेहतर होती चली गई। ये अच्छे यूनिवर्सिटीज पहुंचते चले गए, कॉलेज जाते चले गए, इनको जो है प्रमोशन मिलता गया, नौकरी मिलता गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता गया, ये कास्ट अच्छा करते गए, और इसी समूह के बाकी कास्ट की स्थिति खराब रही। तो ये जो स्थिति है इसको उप वर्गीकरण के अंतर्गत देखा गया। कई राज्य सरकारें अब इसको धीरे धीरे लागू कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, है ना। तो ये एक अच्छा कंडीशन है। तो यहां पर उप वर्गीकरण तो समझ में आया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे भी दिया। अब क्रीमी लेयर का मामला फंसा हुआ, तो दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को आरक्षण से बाहर करने की व्यवस्था क्रीमी लेयर है, जो कि आय के आधार पर फिलहाल 8 लाख का है, और उप वर्गीकरण आरक्षित वर्ग के भीतर ही कमजोर समूह को प्राथमिकता देना उप वर्गीकरण। यानी कि उप वर्गीकरण को आप ऐसे डिफाइन कीजिए, क्या है, कोटा में कोटा या कोटा के अंदर कोटा, है ना। यानी कि 15% आपका कोटा फिक्स है, और उसके अंतर्गत आपको हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि कितना कितना परसेंट आपको हम कोटा में दे रहे हैं। ये व्यवस्था यहां पर की गई है। तो कुल मिलाकर के दोनों अवधारणाएं अलग हैं, कई बार एक समान लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं डिबेट हो या आपको आंसर राइटिंग लिखना हो तो इस चीज को बहुत गहराई से आप अलग करके बता सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप इन व्यवस्थाओं की सूक्ष्म जानकारी रख पाएंगे, ठीक है। अब मौजूदा विवाद है क्या, जो हाल ही में याचिका है वो 2 प्रमुख मांग को लेकर के आया है। पहली बात कि एससी एसटी आरक्षण से संपन्न वर्ग को बाहर करना। संपन्न वर्ग कौन सा, जनरल कैटेगरी नहीं, एससी एसटी से ही, यानी कि एससी एसटी समुदाय के ही जो ये लोग हैं जो संपन्न हो गए हैं, इनको आप बाहर कर दीजिए, है ना। अगर इनका आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाइए, आप उसमें दीजिए कितना आय होना चाहिए और उसके आधार पर बाहर कर दीजिए, और बाकी लोगों को, उसी समुदाय के बाकी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका कहीं से भी तात्पर्य ये नहीं है कि आरक्षण खत्म करने की बात की गई है, तो गलत नहीं समझ लेना है, क्योंकि जब भी क्रीमी लेयर की बात आती है एससी एसटी में, या अभी तो उप वर्गीकरण हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, पहले तो उप वर्गीकरण को भी लेकर के बहुत डिबेट था, धीरे धीरे लोग इसको समझ पाए हैं। तो आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, इसी समुदाय के अंतर्गत बाकी लोग जिनको आरक्षण का ठीक से अभी तक लाभ नहीं मिला है उनको लाभ देने की बात की जा रही है, ठीक है। आरक्षण के भीतर आय के आधार पर प्राथमिकता तय कर दीजिए। आय को जैसे ही आपने आधार बनाया तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्रीमी लेयर कहना चाह रहे हैं। ध्यान रखना है, ये बिटवीन द लाइन स्टडी जब करेंगे तो इसका यही मतलब होता है, इसलिए यूपीएससी में ध्यान रखना पड़ता है। अब ये दोनों ही दलील जो है, जैसा कि हमने वो केस की चर्चा किया था आपको, दविंदर सिंह 2024 वाला फैसला, उसके आधार पर है। हालांकि इस बात को लेकर के फिलहाल मतभेद है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 वाला मामला जो है
ये जिसमें सब क्लासिफिकेशन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया रिजर्वेशन का एक न्यू एरा शुरू हो गया यहाँ से देश में, इसी डिबेट को आप कह सकते हैं कि आगे यहाँ पर इस याचिका में बढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया था जरा देख लेते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य को एसटी समुदायों के भीतर उप वर्गीकरण को लेकर के अनुमति दिया था, जिसके आधार पर मैंने कहा कि कर्नाटक ने यह काम किया भी है। कुछ जजों ने यह टिप्पणी, हालांकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 7 न्यायाधीशों की पीठ है, ठीक है, यानी कि 7 जज उसको लेकर के फैसला कर रहे हैं। तो कुछ जजों का यहाँ पर कमेंट था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, कुछ जजों ने इस बात को नहीं माना और कुछ जजों ने कहा। तो जिन जजों ने ये स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर यह याचिका पहुंच गया है कि कुछ जज तो सहमत है ना इस मामले से, तो फिर अब इस पर नए सिरे से विचार किया जाए, न्यायपालिका में यह मामला जाए और फिर अब सब कैटेगराइजेशन आपने किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी जो हैं उसका समाधान नहीं मिल पाया है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्रीमी लेयर की बात है, उसको लागू किया जाए। अब जब भी डिबेट होता है इन तमाम चीजों को लेकर के, कई बार लोग कहते हैं कि आरक्षण की जो बात है, तो कुछ लोग अलग अलग डिबेट में आते हैं कि भाई आरक्षण इतने वर्षों से मिल रहा है और फिर भी इसका लाभ सही से नहीं पहुंचा है। कुछ लोग कहते हैं कि समय के साथ आरक्षण को खत्म कर देने की आवश्यकता है। यानी कि इस बात को ठीक से समझना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की जो व्यवस्था की है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यानी कि आरक्षण इस बात के लिए नहीं दिया गया है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर दी जाए। आरक्षण इस बात के लिए है कि सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, है ना। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि समाज के कुछ वर्ग जो पिछड़ गए, हाशिए पर चले गए हैं, जिनके साथ ऐतिहासिक तौर पर जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, क्योंकि हमारे समाज की जो विशेषताएं रखी गई वो जाति है, कास्ट के बेस पर ही रिजर्वेशन दिया गया ना, तो निश्चित तौर पर यहां इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो संविधान के शिल्पकार हैं भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस बात को लेकर के क्या विचार दिया, उनकी बात समझ लेते हैं। उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि आर्थिक आधार से इसको अलग किया जाए, जो एससी एसटी वाला इशूज है, क्योंकि उनका तर्क था कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने आर्थिक प्रगति तो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके पास पैसा है लेकिन समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं है, उनके साथ छुआछूत आज भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए मैंने यहां पर कहा, इसीलिए डिबेट रखा जाता है कि आरक्षण का मतलब क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना, है ना। सामाजिक का शब्द यहां पर आ गया ना, सामाजिक, सामाजिक जैसे ही आए तो इसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। इसमें वो तमाम इशूज आ जाते हैं जिसमें एक व्यक्ति को समाज में गरिमामयी जीवन जीने का पूर्ण अधिकार मिल जाए, है ना। तो ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत कहा गया। इन्होंने कहा कि एक शिक्षित और संपन्न दलित भी है, जातिगत भेदभाव को आज झेल सकता है, झेल रहा है। तो कुल मिलाकर के आप केवल ये कैसे तय कर सकते हैं कि वेतन से छुआछूत खत्म हो जाए। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा को लेकर के यहाँ पर ठेस पहुंचा ना इनके इस स्टेटमेंट से, कि आय को फिर आप इससे बाहर नहीं कर सकते, आधार नहीं बना सकते कि कोई दलित समुदाय से है, क्योंकि एससी एसटी की बात की जा रही है, तो कोई व्यक्ति दलित समुदाय से है, उसकी आमदनी मान लेते हैं 12 लाख रुपया है, तो आप क्रीमी लेयर 8 लाख फिक्स करिए तो उसको आरक्षण का लाभ ना दीजिए। लेकिन आरक्षण का लाभ उसको दिया ही किस आधार पर गया था, सामाजिक भेदभाव के आधार पर, शैक्षणिक भेदभाव के आधार पर। तो आधार को समझना पड़ेगा। ये डिबेट अब सुप्रीम कोर्ट में है। आंकड़े क्या बताते हैं, आय आधारित मानदंड कई बार कमजोर वर्गों को ही बाहर कर देता है। ये बात निश्चित तौर पर देखने पे आए, जिनकी सामाजिक स्थिति कमजोर है उनको संभव है कि आरक्षण का लाभ फिर ना मिले। कुछ मामलों में कम आय वाले सरकारी कर्मचारी लाभ से वंचित रह जाते हैं, और यह निश्चित तौर पर जो आरक्षण की मूल अवधारणा है उसके अगेंस्ट हो जाएगा। रिसर्च ये बताते हैं कि आरक्षण का लाभ वास्तव में ग्रामीण और कम शिक्षित एससी समुदायों तक कुछ हद तक पहुंचा है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आरक्षण को जिस रूप में चलने दिया जा रहा है, अगर चलने दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर संभव है कि विलंब हो रहा हो, लेकिन समय के साथ इसका लाभ उन वर्गों तक मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, समय के साथ इसको आप डिबेट में लाइए, इसको रिव्यू कीजिए, और जिन लोगों को उसी समुदाय में आरक्षण का लाभ मिल गया है उनको क्रीमी लेयर लगाकर आप बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी में फर्क करना अहम हो जाता है, क्योंकि ओबीसी की पहचान जो है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित है। एससी एसटी की संविधान यहाँ पर देखेंगे तो, हालांकि एक बात देखिए, एससी एसटी की पहचान को लेकर के भी एक बात है कि एससी एसटी होगा क्यों, कौन होगा, तो अनुच्छेद 341 और 342 के तहत यहाँ पर देखा गया, जिसके अंतर्गत कहा गया
कि ऐतिहासिक भेदभाव जिस व्यक्ति के साथ हुआ, खास करके छुआछूत को लेकर के बात की गई, क्योंकि हमारे समाज में लंबे समय तक ये रहा है। तो इस भेदभाव जो है आर्थिक स्थिति से फिर स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर यही डिबेट है, कुल मिलाकर के पेचीदा मामला है। अब निश्चित तौर पर मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब देखना पड़ेगा कि आगे चल करके क्या होता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कुछ स्पष्ट कदम जरूरी माने जाते हैं, जैसे कि क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण के बीच स्पष्ट अंतर हो जाए। तो उपवर्गीकरण तो लागू है, ठीक है, क्रीमी लेयर को लेकर के अब विवाद यहां पर बना हुआ है और यह तय किया जाए कि एससी एसटी पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी, जो कुछ लोगों का तर्क है उसको लेकर के यहां पर कहा जा रहा है, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी है। सामाजिक पिछड़ेपन को मापने के लिए केवल आय नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों को भी शामिल किया जाए, जिसमें जातिगत व्यवस्था को लेकर के बात किया गया है, जिसमें छुआछूत की स्थिति को लेकर के बात किया गया है। तो ये तमाम यहाँ पर इशूज हैं जिसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पर फैसला करना पड़ेगा। लेकिन देखिए आने वाला कुछ समय जो है ना, वो आरक्षण की स्थिति को लेकर के निर्णायक साबित होने वाला है इस देश में, क्योंकि लगातार ये डिबेट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज जो हैं इस बात को लेकर के इस सोच में जा रहे हैं कि हाँ एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। ये याचिका इसी बात का आप देखेंगे जीता जागता उदाहरण है। तो आने वाले समय में क्या होगा ये दिलचस्प होगा देखना, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। वैसे आप लोग बताइए कि आपके मत क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि एससी एसटी समुदाय में ही जो लोग राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा कर गए हैं, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा हो चुका है, अब एक बच्चा है जो एससी समुदाय से आता है, उसके मदर फादर दोनों आईएएस ऑफिसर हो गए, लेकिन उसे फिर आरक्षण दिया जाए, और एक बच्चा है जो एससी एससी समुदाय से ही है लेकिन उसके यहाँ कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो क्या उसे आरक्षण का लाभ अधिक ना मिलना चाहिए, या ऊपर के लोग हट जाएं तो नीचे तक आरक्षण का लाभ उसी समुदाय के अंतर्गत आए? यानी कि कुल मिलाकर के आप अपने विचार इस विषय पर रखिए कि क्या एससी एसटी के अंतर्गत क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, और जो भी बात आप रखें वो तर्क के साथ उसको पुष्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति आईएएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।